रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। बड़ी खुश दिख रही हो। एक्चुअली बड़े अरसे से सुधा मूर्ति की एक ऑडियो बुक ढूंढ रही थी, आज मिली है। अरे बहुत लकी है तू, हमारे गांव में तो इंटरनेट ही नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, अब ऑडियो बुक सुनने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नैप दिल्ली ने लॉन्च की है IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी श्रवण। इतनी लंबी किताब फोन पे कैसे पढ़ेंगे? अरे पॉज, रिवाइंड, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर जैसे बहुत से फीचर्स हैं वहाँ। अच्छा, तो मुझे कॉल कहाँ करना होगा? ये नंबर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर ले, 08071175215। लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी है कोई? हाँ, सिर्फ नैप दिल्ली की मेंबरशिप ही काफी है। इससे रिलेटेड अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो 8826261166 पर कॉल कर सकती हो। और हाँ, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन यार। फिर तो मुझे आज ही नैप दिल्ली की मेंबरशिप लेनी होगी। तो अगर आप भी IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 08071175215। या दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज का शो बेहद खास और बहुत ही खास मेहमान से आपको मिलवाएंगे। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं अपकमिंग सिविल जज, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से। 24 साल के ये हैं और पूरे देश को इन्होंने गौरवान्वित किया है, पूरी कम्युनिटी को इन्होंने गौरवान्वित किया है और बहुत ही मजा आज के शो में आने वाला है। जब भी हम रिजर्वेशन की बात करते थे, कई सालों से हमें सुनने को मिल रहा था कि जुडिशरी बाकी जगह तो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन जब जुडिशरी पे खुद आती है तो बहुत सारे जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनको जज नहीं बनने दिया जाता। बहुत सारे और डिसेबल्ड हैं जिनको जज बनने में समय समय पर दिक्कतें आती थी। लेकिन एक ऐतिहासिक मूवमेंट हुई है, एक ऐतिहासिक जजमेंट आई है। अब हर डिसेबल्ड के लिए जिसका भी जज बनने का सपना था वो पूरा होगा, क्योंकि इसके ऊपर फैसला आ गया है। और साथ ही साथ हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं सिद्धार्थ शर्मा जी, वो 24 वर्ष के हैं और बहुत यंग हैं और अब वो सिविल जज, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनने वाले हैं। दोनों चार्ज उनको मिलेंगे और 100% ब्लाइंड हैं। इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और आई एम श्योर बहुत सारे लोग आप मुझे कह रहे थे कि आप उनसे मिलवाएं और हम भी जानना चाहते हैं कैसी जर्नी रही और कैसे विजुअली इम्पेयर्ड पर्टिकुलरली जज बन सकते हैं। तो सिद्धार्थ जी हमारे साथ है। सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। Thank you so much, sir. Thank you so much for providing this prestigious platform to. Yes. तो सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो हमें बताएं अपनी लाइफ के बारे में, अपनी डिसेबिलिटी के बारे में, कहाँ से आप हैं और अपने बैकग्राउंड के बारे में। जी सर, तो मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मुझे 100% मैं एक 100% विजुअली चैलेंज पर्सन हूँ। मैंने अपने जो लार्जली मेरी जो एजुकेशन हुई है वो राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ, एक स्पेशल ब्लाइंड स्कूल है जयपुर में, वहाँ से हुई है। बाकी टाइम पर मेरी जो स्कूलिंग है वो नॉर्मल स्कूल से भी हुई है, जिसमें द ब्राइट चिल्ड्रन अकेडमी और अग्रसेन पब्लिक स्कूल ऐसे ने पार्ट प्ले किया है। और यस सर। तो क्या क्वालिफिकेशन है आपकी और ये जुडिशरी में जाने का सपना कब देखा था आपने? यस सर, तो अभी मैंने 2024 में ही रिसेंटली मेरा लॉ BLLB ऑनर्स कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। ये 5 इयर्स का एक कोर्स होता है जो कि 12th के बाद किया जाता है। और 2024 में ही वाइल अपीयरिंग इन माय 5th ईयर मैंने अपना RJS का एग्जाम दिया। RJS एग्जाम सिर्फ एक ऐसा जुडिशियल एग्जाम है जो जिसको 5th फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। बाकी सभी एग्जाम्स में या तो सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए होती है या फिर आपकी लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए होती है। तो मैंने 2024 में एग्जाम दिया जब मैं 5th ईयर में अपीयरिंग था और 2024 में फर्स्ट अटेम्प्ट में ये वाला एग्जाम फॉर्चुनेटली क्लियर हो गया। जहाँ तक रही जज बनने के सपने की बात, तो ऐसे पर्टिकुलरली कभी नहीं सोचा था, बट मुझे लॉ हमेशा से फैसिनेट करता था। 12th क्लास से ही मुझे था कि मुझे लेना लॉ है, मुझे पढ़ना लॉ है। और
एज सच कभी किसी पॉइंट से प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं की। फर्स्ट ईयर से ही जैसे जैसे सब्जेक्ट आते गए तब से कोशिश करते गए कि उनको उन सब्जेक्ट्स जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ लिया जाए। तो सर धीरे धीरे अपने आप फाउंडेशन बनती गई और एग्जाम दिया और लकीली क्लियर हो गया। तो आप बात कर रहे हैं राजस्थान जुडिशरी सर्विसेज की, राइट? यस सर। तो सिद्धार्थ ये बताएं कितनी बड़ी मूवमेंट है ये, आपके लिए नहीं है तो हम सबके लिए बड़ी प्राउड की मूवमेंट है। तो इसके लिए आपको लड़ाई भी लड़नी पड़ी, उस पे भी हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले जानना चाहता हूं, जब फाइनली आपका नाम आ गया फाइनल लिस्ट में, कैसा मोराल था, किस तरह की फीलिंग आपको आ रही थी और घर वालों का क्या कहना था? सर सब एकदम एक्साइटेड थे, सबको बहुत खुशी थी और ये था कि चलो ठीक है। थोड़े एफर्ट्स लगे, थोड़ा टफ हुआ जितना मतलब जो सोचा था उससे, बट अल्टीमेटली इट ऑल पेड ऑफ। तो बहुत सेटिस्फेक्शन था, बहुत खुशी थी सर सबको। यस सर। बिल्कुल। तो ये बताएं कि जब आप एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे थे तो क्या आपको मालूम था कि जुडिशरी की जो राह है वो ब्लाइंड के लिए इतनी आसान नहीं है? पहले भी कई केसेस लगे हैं, कई जगह पे अपॉइंटमेंट नहीं मिली, कई जगह पे साफ मना कर दिया गया कि ब्लाइंड जज नहीं बन सकते। हालांकि एक दो एग्जाम्पल हमारे पास हैं, लेकिन काफी दिक्कतें थी। तो इन सब के बारे में आप अवेयर थे? यस सर, मैं अवेयर था और इनफैक्ट एग्जाम के बहुत नोटिफिकेशन आने से पहले ही मैंने सीजीआई सर को एक लेटर भी लिखा था, जो जो इश्यूज हैं, इश्यूज थे उस वक्त के, उन सबको हाईलाइट करते हुए। तो मुझे था कि ये इश्यूज तो हैं, बट मुझे था कि अपन एक बार अगर सिस्टम में चले जाएंगे किसी भी तरीके से तो फिर शायद बेटर पोजीशन में होंगे उनको रिजोल्व करने के लिए। तो बेसिक एम यही था कि कुछ भी करके एग्जाम क्लियर करना है, कोशिश करने की नॉर्मल वे में हो जाए, नहीं होता तो फिर कोर्ट्स तो हमेशा से ऐसे उम्मीद तो होती है कि कोर्ट्स हमेशा है हमारे लिए। तो यस सर, वो बैक ऑफ द माइंड हमेशा से था। ये एनर्जी का राज क्या है भाई साहब? 24 साल की उम्र में आप सिविल जज बन रहे हैं और पहली अटेम्प्ट में आपने क्रैक कर लिया। ये मिस्ट्री और हिस्ट्री क्या है इसके पीछे? क्या खाते हैं आप, कहाँ से इंस्पिरेशन आती है ये? ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि मतलब मुझे लगता है कि करते जाओ, बस जो अपन कर सकते हैं। एक ही लाइफ है, एक ही लाइफ में सब कुछ करना है, तो जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको ऐसे एकदम फोल्डेड हैंड्स के साथ ले लो। यस सर। अच्छा, आपने बताया कि आप राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ से जुड़े हैं, लार्जर पार्ट आपका वहां पे हुआ है स्टडी का। बहुत सारे आज के टाइम पे लोग मानते हैं कि जिस तरह का स्पेशल स्कूल्स में एटमॉस्फेयर है और एजुकेशन का लेवल है एज कंपेयर टू अदर स्कूल्स, तो लेकिन हमने देखा है बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हमारे स्पेशल स्कूल से आती हुई, आपसे पहले भी। और आपने तो एक क्या बोले हम, आपने एक अनप्रेसिडेंट चीज करके बताई है, एक सेट कर दिया है आपने। तो क्या कहेंगे उन लोगों को, आपका क्या एक्सपीरियंस है? नहीं सर, मुझे लगता है कि फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए अगर ब्लाइंड स्कूल हैं, स्पेशल स्कूल्स हैं, तो उनका एक कंस्ट्रक्टिव रोल होता है आप ये किसी भी पर्सन की फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए। हाँ, पर मैं एक ही सांस में ये भी बोल देना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि जितना हम लोग इंक्लूजन को प्रमोट कर सकते हैं उतना मतलब वो बेहतर होगा। तो मुझे लगता है कि दोनों ही साइड्स मतलब ऐसे एक्सट्रीम में नहीं रहा जाए, बल्कि दोनों ही साइड्स की जो बेस्ट जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको लेकर हम लोग कुछ ऐसा इंक्लूसिव सा सिस्टम बना पाए, इसमें स्पेशल स्कूल्स भी एग्जिस्ट करें अपने और नॉर्मल स्कूल्स का भी कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले हो पाए। अब बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर आने वाली है, आप सिविल जज बनने वाले हैं। तो वो एक चैलेंज की तरह देखते हैं या अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं? कितने एक्साइटेड है, क्योंकि हर तरह के केसेस अब आपके सामने आने वाले हैं। एग्जैक्टली सर, पर मैं बहुत ऐसे एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है कुछ करने की, कुछ अच्छा करने की। जैसे लास्ट रिटायरमेंट के वक्त जैसे ऑनरेबल जीवा चंद्र सर ने भी बोला कि ठीक है चैलेंजेस होते हैं, बट वो अपॉर्चुनिटी जो चेंज क्रिएट करने की होती है वो इट इज समथिंग व्हिच गिव्स द मोटिवेशन टू ऐसे गोइंग ऑन। तो मुझे लगता है कि उस प्लेस पे होना, जुडिशरी में होना, जहाँ पे बहुत लोगों की लाइफ में चेंज लाया जा सकता है, ये एक डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल। अब सिद्धार्थ, थोड़ा सा मैं लोगों के पर्सपेक्टिव से जानना चाहता हूँ। 2-3 चीजें सिंपल शब्दों में हमारे लिसनर्स को बताएं। एक तो ये बताएं कि पहले जुडिशरी में क्या दिक्कतें आ रही थी कि हम जज नहीं बन पा रहे थे,
एक रेखा शर्मा वर्सेस जो राजस्थान हाई कोर्ट का केस था, रेखा शर्मा वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान, वो केस क्या था, जर्नल में हमें क्या दिक्कतें आ रही थी, और अब हमारे लिए ये राह कैसे आसान हो गई है, और चौथा जो आपका पर्सनल केस जो अभी आपने लड़ा वो क्या था। ये 4 चीजें हमें सीक्वेंसली बताएं। जी सर। तो लार्जली जो इशू क्रिएट हो रहा था पीडब्ल्यूडीज को लेकर जुडिशरी में, वो फर्स्ट तो प्री कंसीव बायसेस थे, वो हर सेक्टर में होते हैं, तो वो इधर भी थे। तो प्रोविजन तो है रिजर्वेशन का, हमेशा से था। 4% जो रिजर्वेशन है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार, वो हमेशा से था। पर थोड़े प्री कंसीव बायसेस थे, जैसे एमपी हाई कोर्ट, मतलब एमपी जुडिशरी में विजुअली चैलेंज पर्सन्स को काफी डिफिकल्टीज थी अभी रिसेंट तक, जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया तब तक। बाकी जो राजस्थान का केस था और बाकी बहुत सारे जो स्टेट्स का केस है, वो ये था कि क्योंकि पीडब्ल्यूडीज को मिलने वाला रिजर्वेशन वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, और जो एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन मिल रहा है वो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। तो यहाँ पे जो डिफिकल्टीज आ रही थी वो ये डिफिकल्टीज थी कि एग्जामिनेशन अथॉरिटीज बोल रही थी कि आपको जो अपना एग्जाम है वो वर्टिकल कैटेगरीज में क्लियर करना पड़ेगा, और जो आपको फाइनल अपॉइंटमेंट के वक्त जो रिजर्वेशन मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, वहां आपको हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का बेनिफिट दे देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी एग्जाम के 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो उनका बोलना था कि आपको प्रीलिम्स और मेंस अपनी वर्टिकल कैटेगरी में क्लियर करना पड़ेगा, और जब हम आपका इंटरव्यू का रिजल्ट अनाउंस करेंगे तो उस वक्त हम आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का बेनिफिट दे देंगे। यहाँ डिफिकल्टी ये थी कि अगर किसी को वर्टिकल रिजर्वेशन से आप क्लियर करने के लिए बोल रहे हो, और सपोज वो पर्सन जनरल से ओपन कैटेगरी में आता है, तो उसके लिए तो कोई रिजर्वेशन ही नहीं हुआ, उसने तो प्रीलिम्स और मेंस में किसी भी तरीके से कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं ले पाया। तो ये डिफिकल्टी आ रही थी, और इसके पीछे लॉजिक ये था, जितने भी हाई कोर्ट्स के रिप्लाई फाइल हुए, तो उनका लॉजिक ये था कि अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हर स्टेज पे अवॉर्ड किया जाता है, तो 50% सीलिंग जो कि इंदिरा साहनी केस में फिक्स की गई थी, उसको एक्सीड कर जाता। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट था अगेंस्ट में 2021, जो जिनकी आपने बात की, रेखा शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो सुप्रीम कोर्ट की भी 2 जजेस बेंच ने अपहेल्ड किया था कि हाँ, अगर जो ये प्रैक्टिस फॉलो हो रही है वो ठीक हो रही है, और अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हर स्टेज पे अवॉर्ड किया जाता है तो वो एक्सीड कर सकता है, मतलब वो इंदिरा साहनी जजमेंट के अगेंस्ट में जा सकता है। उसके बाद अभी 2024 में वैकेंसीज आई, और मेरे फेवर में एक बात स्पेशली ये रही कि जैसे हर एग्जाम में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पे अभी तक एससी एसटी ओबीसी का मेंशन था, बट पीडब्ल्यूडी का मेंशन नहीं था। पर इस बार ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अमेंड किया अपनी नोटिफिकेशन को, और उन्होंने पीडब्ल्यूडी को भी उसमें मेंशन किया। तो मेरे केस में जो स्पेशल एक चीज ऐड हुई जो कि पिछले केसेस में नहीं थी, कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे। डिस्पाइट द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मुझे उन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का बेनिफिट नहीं मिल रहा था। सपोज जैसे मेंस में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे 105 पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, और मेरे मार्क्स थे 113.5। डिस्पाइट दिस मुझे इस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, मिनिमम मार्क्स वाले क्राइटेरिया का भी बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। यही रीजन से कि मुझे वो जो एग्जाम है वो मेरी वर्टिकल कैटेगरी में क्लियर करना था, ना कि हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में क्लियर करना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया। 24 अक्टूबर को इंटरिम रिलीफ दिया सुप्रीम 3 जजेस की बेंच थी, जस्टिस ऑनरेबल चंद्रचूड़ सर ने हेड की थी, और जस्टिस पारदीवाला सर और जस्टिस मनोज मिश्रा सर ने साथ में प्रेजाइड किया था। तो बेंच ने क्लैरिफाई किया कि इंदिरा साहनी वाला जजमेंट की कोई एप्लीकेशन नहीं है यहाँ पे, और इवन इंदिरा साहनी का जजमेंट खुद से क्लैरिफाई करता है कि जो 50% सीलिंग है वो पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन पे एप्लीकेबल नहीं होती है। बेंच ने 24 को इंटरिम रिलीफ देकर इंटरव्यू कॉल के लिए इंस्ट्रक्ट किया ऑनरेबल हाई कोर्ट को, और 24 को मुझे शाम तक मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया। 26 को मैंने इंटरव्यू दिया, और 27 को जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, फॉर्चुनेटली मेरा नाम वहाँ पे था। मेरी जो भी कट ऑफ थी अपने हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में, फाइनल कट ऑफ, फाइनल में तो क्योंकि बेनिफिट मिलता ही है, तो वो मेरी क्लियर हो गई थी। यस सर। फिर 7th को अभी लास्ट फाइनल हियरिंग हुई, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने लॉ फाइनल मतलब सिलेक्शन को अफर्म करके पिटीशन को डिस्पोज ऑफ किया, और मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी अप्रिशिएट किया कि आपने अभी मतलब कोर्स करेक्शन किया करके, और एक सुमोटो पिटीशन जो कि टैग थी साथ में, उस सुमोटो पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने जनरल डायरेक्शंस भी पास की सभी हाई कोर्ट्स के लिए, सिर्फ राजस्थान हाई कोर्ट के लिए नहीं।
कि जो भी हाई कोर्ट्स एग्जाम करवा रहे हैं या जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम करवा रहे हैं हाई कोर्ट्स के बिहाफ पर, उन्हें सर्टेन गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी, जिसमें प्राइमरी ये है कि आपको सेपरेट कट ऑफ मार्क्स निकालने होंगे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, और आपको उनको जो 4% जो भी उनका रिजर्वेशन है वो हर स्टेज पे देना होगा, सिर्फ फाइनल स्टेज पे देने से काम नहीं चलेगा। तो कुल मिला के अब ये माने कि अब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन हमें मिलेगी, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, चाहे हर जगह। यस सर, यस सर। अच्छा सिद्धार्थ जी, हमारा जो शो है वो लगभग 8th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वहां से लेके टॉप लेवल तक सुना जाता है इस पॉडकास्ट को। वो बड़े Yes, sir. एक्साइटेड होते हैं बच्चे इस शो को सुनने के लिए कि यस सर। कि हम बहुत सिंपल भाषा में बात करते हैं, समझ आता है उनको। तो बहुत सारे जो एस्पायरिंग जजेस भी होंगे जो इसको सुन रहे होंगे, जो बच्चे जाना चाहते हैं आपको सुनने के बाद। तो सबसे पहले एक तो बहुत सरल शब्दों में हमारे जो लिसनर्स हैं उनको डिफरेंस बता दीजिए वर्टिकल और हॉरिजेंटल का क्या है। दूसरा हमें थोड़ा सा बताएं कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड जज बनना चाहता है, और इन जनरल भी किस तरह के टिप्स आप देना चाहेंगे उन्हें। यस सर। तो रिजर्वेशन जनरली 2 तरीके से हो सकते हैं, वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन को समझने के लिए वर्टिकल रिजर्वेशन जनरली सोशल रिजर्वेशन होते हैं, जैसे हम लोग वर्टिकल रिजर्वेशन में SC, ST, OBC का जो रिजर्वेशन होता है वो रिस्पेक्टिवली वर्टिकल के रिजर्वेशन में फॉल होता है। अब जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होते हैं ये अलग से नहीं होते, इनका जो रिजर्वेशन है वो इंटरलॉकिंग रिजर्वेशन होता है। मतलब ये कि इन्हें जो रिजर्वेशन मिलेगा, जो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए इंटाइटल्ड लोग हैं उन्हें जो भी रिजर्वेशन मिलेगा वो वर्टिकल कैटेगरी के अंदर से मिलेगा। मतलब उनके लिए कोई सेपरेट मतलब जो उनका रिजर्वेशन को वो इंटरलॉकिंग रिजर्वेशन होगा। जैसे 4% जो पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन है वो अलग से 50% सीलिंग को क्रॉस करके नहीं है। 50% रिजर्वेशन अगर मान लीजिए SC, ST, OBC में डिवाइड हो चुका है, तो जो भी 4% रिजर्वेशन है या फिर 33% जो वुमेन का रिजर्वेशन है जितना भी है वो उस पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस करके नहीं है, बल्कि वो 50% के अंदर से एक रिजर्वेशन है जो कि क्रिएट किया गया है। ये होता है बेसिक डिफरेंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। और जहाँ तक रही बात टिप्स की, तो मुझे लगता है कि हमें टेक्नोलॉजी को एक बेस बनाना चाहिए। टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व कर चुकी है, बहुत सारे नए एवेन्यूज ओपन हुए हैं, AI आ गया है, और थैंक्स टू कोविड ने एक चीज अच्छी की, उसमें से मतलब ये था कि कोविड ने सब कुछ ऑनलाइन करवा दिया, और जो मतलब जो भी टेक्नोलॉजी का जो इतना ऐसे क्रांति हुई है वो बहुत उसमें थोड़ा टाइम लगता था, उसको थोड़ा एक्सपेडाइट कर दिया कोविड ने। तो अब बहुत सारी चीजें, बहुत सारा स्टडी मटेरियल बहुत इजीली एक्सेसिबली अवेलेबल है नेट पर। तो हमें मतलब टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए बहुत अच्छे से, कंस्ट्रक्टिव वे में टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। और लाइक मटेरियल तो सब कुछ अब ऑलमोस्ट मिल ही जाता है, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में तो मिल ही जाता है, हिंदी में अभी थोड़ी दिक्कतें हैं। और बाकी ये कि हमें कंसिस्टेंटली लगे रहना चाहिए, और एक दिन हो जाता है अपने आप से सब कुछ, अगर कंसिस्टेंसी रहती है तो। डिसेबिलिटी सेक्टर को लेके आपकी क्या विजन है? मुझे लगता है कि सर बहुत सारे अच्छे मतलब कैंडिडेट्स निकल रहे हैं, बहुत सारे UPSC कैंडिडेट्स निकल रहे हैं, बहुत सारे स्टेट सिविल सर्विसेज में निकल रहे हैं, और अब तो जुडिशरी में भी पूरा खुल गया है। मैं भी बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे आउटस्टैंडिंग लोगों से मिला जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डिसेबिलिटी है उनको किसी न किसी तरीके की, और दे आर रियली आउटस्टैंडिंग पीपल। और वो मुझे पूरा विश्वास है उनको लेकर भी कि वो जल्दी ही जुडिशरी में अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स की या फिर वो जहाँ की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे ऐसे जल्दी सेलेक्ट होकर और बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करेंगे। और बहुत स्कोप है, बहुत काम करने की भी जरूरत है डिसेबिलिटी सेक्टर में, क्योंकि स्कीम्स बहुत सारी हैं, बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, बट वो पहुंचते नहीं हैं। कंसर्न ये है, और मतलब राइट्स बहुत सारे दिए हुए हैं, बट वो राइट्स सिक्योर भी करने होते हैं, वो उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें थोड़ा इशू भी है, तो उस पर थोड़ा काम करने की जरूरत तो हमें है। सिद्धार्थ, एक चीज मैं समझना चाहता हूँ कि हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेशन हर जगह होनी चाहिए, तभी एक सशक्त भारत बनेगा जब डिसेबल्ड कम्युनिटी की भी रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, पार्लियामेंट में हो, जुडिशरी में हो, हर जगह जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी तब तक बात बनेगी नहीं। और लेकिन हमने कई केसेस में ऐसा देखा भी है, क्योंकि अब जब
कोई हमारी कम्युनिटी से आता है, फॉर एग्जांपल आप सिविल जज बने हैं या यूपीएससी में हमारे लोग आते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है आप लोगों से। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं ये भी भूल जाते हैं कि अब जब आप सिविल जज बने हैं या कोई ब्यूरोक्रेसी में आया है, तो वो सिर्फ डिसेबिलिटी कम्युनिटी के लिए नहीं आया, सबके लिए आया है। तो हमने लेकिन देखा है कि जो ब्यूरोक्रेसी में भी हमारे लोग हैं वो कट जाते हैं कम्युनिटी में एक पोजीशन पाने के बाद। तो रिप्रेजेंटेशन कितनी जरूरी होती है, और आपके क्या व्यूज है इस पर? यस सर, मुझे लगता है कि हाँ, पहला जो प्रिंसिपल था कि आप जैसे ही सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आप एक पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस नहीं कर सकते। हाँ, आपको एम्पैथी रखनी पड़ती है, और जब आप एम्पैथी रखते हो तो सबसे रखनी पड़ती है, पर आपको डिसेबिलिटी सेक्टर को भी आप इग्नोर ना करो। अगर आप इतना भी कर लो तो वो भी बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि उनको आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए, उनको आपसे सिर्फ एम्पैथी चाहिए। तो अगर आप सिर्फ एम्पैथी भी उनके साथ रख पा रहे हो तो वो मोर देन सफिशिएंट है। जहाँ तक रही रिप्रेजेंटेशन की बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सेम केस में अगर हम लोग बात कर लें तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी हाई कोर्ट की इंटेंशनली विल रहती होगी कि डिसेबल पीपल को बाहर करना है प्रोसेस से। मुझे लगता है कि ये एक मिसकम्युनिकेशन है और थोड़ा रिप्रेजेंटेशन का इशू है। अब मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि अगर हाई कोर्ट में इस वक्त ऐसा कोई पूरे सिस्टम में कोई भी पर्सन रहे होते जिन्हें जो रिप्रेजेंट कर पाते, अच्छे से बैठकर कम्युनिकेशन हो पाती, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इशू आता, और ये बहुत इजीली सॉर्ट आउट होने वाला इशू था। इस पे कुछ ऐसे एप्लीकेशन ऑफ लॉ या फिर बहुत ऐसे कुछ प्रिंसिपल ऑफ लॉस का बहुत बड़ा रोल था नहीं। तो मुझे लगता है कि रिप्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है, और जैसे जिनका भी सिलेक्शन हो जाता है उनको सोसाइटी का, ठीक है, एक सर्टेन लेवल ऑफ आपको डिस्टेंस बनाना पड़ता है, बट आपको एम्पैथी नहीं छोड़नी होती है। एम्पैथी आपके अंदर इनहेरिट होती है। तो सिद्धार्थ शर्मा डिसेबिलिटी सेक्टर में अपना रोल अदा करेंगे? यस, मुझे लगता है कि मैं उस पोजीशन पर रहकर जिस भी सेक्टर के लिए रोल प्ले कर सकता हूँ मैं पक्का से करूंगा। और मैंने तो यही सीखा है अभी तक कि आप अगर आप सिर्फ किसी को एम्पैथी से ट्रीट कर सकते हो तो वो सेक्टर या फिर वो जो आपके सामने अपीयर हो रहा है उनके लिए वो मोर देन सफिशिएंट होता है। बस प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम लोग किसी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, किसी सो कॉल्ड हायर पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, तो फिर हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग कहाँ से आए हैं या फिर हम लोग की जर्नी क्या रही है। तो अगर हम लोग अपनी जर्नी याद रख सकें और लोगों को उस जर्नी को कंसिडर, मतलब खुद की जर्नी को समझते हुए लोगों की जर्नी को समझने का ट्राई करें, तो हम लोग जस्टिस कर ही पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। आपके कोई इंस्पिरेशन है, कोई रोल मॉडल है इस फील्ड में, लॉ की फील्ड में? नहीं सर, मतलब मुझे लगता है कि रोल मॉडल्स तो बहुत सारे हैं, ऐसे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम देना ठीक नहीं होगा, बट सर यस, बहुत सारे लोगों ने प्रभावित किया है। बहुत सारे लोग हैं जिनको देखकर लगता है कि हाँ, यहाँ पे होना मतलब मीनिंगफुल है, बहुत मीनिंगफुल है। How was your journey? Did you face any discrimination in your childhood, education में, या फैमिली सपोर्ट सिस्टम कैसा रहा है? ओवरऑल जर्नी आप कैसे देखते हैं? ठीक है, मुझे लगता है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो उन्हीं सब सर्कमस्टांसेस का रिजल्ट हूँ जो मुझे मिले हैं, और मेरे लिए सारे सर्कमस्टांसेस बहुत 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 अच्छे रहे हैं। फैमिली से लेकर और आसपास का जो सराउंडिंग्स थी, मैंने सब कुछ किया, साइकिलिंग की बचपन से, सारे स्पोर्ट्स प्ले किए, सब कुछ जो हम लोग सोच सकते हैं। मैंने कभी भी ऐसे डिस्क्रिमिनेटेड फील नहीं किया, और मतलब नॉर्मल लाइफ पूरे टाइम जी। स्कूल में भी बहुत अच्छा था सब कुछ, और नॉर्मल स्कूल्स में भी जितने भी टाइम मैंने पढ़ाई की बहुत बहुत अच्छा था सब कुछ एनवायरनमेंट। कॉलेज भी मैंने अभी ज्वाइन किया, तो इनिशियली कॉलेज में इंटरव्यू के टाइम थोड़ा लगा मुझे कि इंटरव्यू बोर्ड प्रीकंसीव बायसेस है उनमें, और वो सेलेक्ट करने के लिए नहीं, एलिमिनेट करने के लिए बैठे हैं मुझे। बट ठीक है, वो फिर जैसे जैसे उनके साथ इंटरेक्शन हुआ 1-2 महीने, तो पूरा ऐसे चेंज हो गया सब कुछ, क्योंकि शायद उन्हें कोई उनके प्रीकंसीव बायसेस हो गए, मुझे नहीं आइडिया है, या फिर उनका कुछ जो भी तो होगा। बट बाद में बहुत अच्छा गया कॉलेज, बहुत बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत प्यारे दोस्त मिले, और बहुत अच्छा, मतलब पूरा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहा सर मेरे लिए। अभी की जो आपकी आने वाली जर्नी है, क्योंकि मैं बहुत सारे यूपीएससी के लोगों से बात करता हूँ, लॉयर से बात करता हूँ, जजेस से बात करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से मेरी बहुत सारी बात होती है, तो एक हर तरह के केसेस अब आपके पास आएंगे, प्रेशर भी आएगा, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज का, अलग अलग चीजें होंगी आपकी लाइफ में। और आप अभी बहुत यंग हैं, लेकिन आपने साबित किया है अपने मैच्योरिटी लेवल पर, जिस तरह से आप इंटरव्यू कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है और बहुत कुछ आपसे नया सीखने को मिल रहा है। तो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस? क्या ये बैक ऑफ द माइंड चीजें हैं? यस सर, ये सब कुछ तो मतलब जब भी कोई पोस्ट मिलती है तो उसके साथ ये सब चीजें आती हैं, पॉलिटिकल प्रेशर भी आता है,
बट जुडिशरी टू एन एक्सटेंट कंपेरेटिव टू द सिविल सर्विसेज थोड़ा पॉलिटिकल प्रेशर से कंपेरेटिवली इम्यून है, मुझे ऐसा लगता है। और पॉलिटिकल प्रेशर और ये सारे प्रेशर तो तब खुद पर भी बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर रहे हो। तो अगर आपने हमेशा से अपनी इमेज को क्लीन रखा है, आपने खुद से कभी उस सिस्टम का पार्ट बनने की कोशिश नहीं की, तो कोई भी सिस्टम आपको खुद से अपना पार्ट नहीं बना सकता। तो ये बहुत हद तक आपके हाथ में भी होता है कि आप उस सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हैं नहीं बनना चाहते, जिसमें कंपल्शन हो, जिसमें बहुत सारे मतलब प्रलोभन का स्कोप हो। अगर आप उस सिस्टम का पार्ट नहीं बनना चाहते और आप बहुत क्लियर हैं अपने विजन को लेकर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई जबरदस्ती आपको अपना पार्ट बना सकता है या जबरदस्ती आपको कोई भी प्रेशराइज कर सकता है या फिर इस तरह की चीज कर सकता है, अगर आप क्लियरिटी है तो खुद से। श्रीकांत साहब की हमने मूवी देखी और पहले भी उनके पॉडकास्ट सुनते थे, तो एक बार उन्होंने कलाम साहब को कहा कि आई वांटेड टू बी द फर्स्ट विजुअली इंपेयर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या कभी ऐसा सपना आप देखते हैं या कैसा पॉसिबल है कि कभी भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विजुअली इंपेयर्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल श्रीकांत मूवी मैंने देखी और मैं भी खूब ऐसे बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और बहुत इंस्पायर भी फील करता हूँ उनको देखकर। सर के भी मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे। जहाँ तक रही बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो मुझे लगता है कि वो बहुत दूर की बात है। मैं अभी बस इतना चाहता हूँ कि मैं जहाँ पे भी रहूँ अपना बेस्ट देते रहूँ और मतलब मैं मेरी बेस्ट देने में कभी कमी फील ना हो। मैं हर दिन को असेस करना चाहता हूँ rather than कि मैं फोकस करूँ एक पर्टिकुलर गोल को लेकर। नहीं, इन जनरल पूछ रहा हूँ मैं, क्या ऐसा पॉसिबल है भारत के सिस्टम में कि एक विजुअली इंपेयर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है? यस सर, ये ब्यूटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। कोई भी पोस्ट कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी या फिर इन सब के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में नहीं है। और ये ब्यूटी है मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे लॉज की। तो कोई भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कोई भी डिसेबल पर्सन बन सकता है, चीफ जस्टिस भी बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, प्रेसिडेंट भी बन सकता है, कुछ भी मतलब ऐसे हायर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बिल्कुल सर। डिसेबिलिटी सेक्टर को हमेशा से जुडिशरी से बहुत पावर मिली है, बहुत राइट्स मिले हैं और जहां जहां हमें दिक्कतें आई हैं, और चंद्रचूड़ सर भी रिटायर होते होते काफी कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट्स दे के गए, चाहे वो राइट टू एक्सेसिबिलिटी की जजमेंट पास करके गए, आपके केसेस में भी फैसले हो गए। क्या कहेंगे उनके लिए आप? सर ही इज ट्रू इंस्पिरेशन। और मेरे लिए तो मतलब जैसे आपने पहले पूछा था कि आपके रोल मॉडल्स आइडियल्स कौन कौन से हैं, तो उनमें से अगर प्रोमिनेंटली अगर कोई पूछेगा तो एस डी वाई चंद्रचूड़ सर तो है ही। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने मेरे केस में मेरे फेवर में डिसीजन दिया या फिर मतलब मुझे लगता है कि वो बहुत एम्पैथेटिक जज हैं। वो हर केस को प्रॉपर्ली सुन पाते हैं और वो बहुत पेशेंटली सुन पाते हैं। वो बहुत अच्छे जूरिस्ट हैं, वो बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि उन लोगों की कमी भी होगी, बट ठीक है, वो हैं एक इंसान ही, मुझे पता है। तो जब उन्हें असेस करते हैं तो मुझे लगता है कि उन्होंने जितना उनसे एक्सपेक्टेशंस थी सिर्फ डिसेबिलिटी सेक्टर को लेकर नहीं, सभी सेक्टर्स को लेकर उन्होंने उससे ओवर परफॉर्म किया है। तो मतलब मैंने भी उनको सुना तो उन्होंने यही बोला कि मैं मतलब यही होता है कि आप अपने से हमेशा बेस्ट करते रहो और अपना बेस्ट देते रहो। तो उनकी जो फिलोसफी है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मतलब मैं तो बहुत इंस्पायर फील करता हूँ उनको देखकर कि वो इतना कर कैसे पाते हैं। सिद्धार्थ की हॉबीज क्या हैं? सर मुझे सब कुछ थोड़ा थोड़ा पसंद है। मेरे को स्पोर्ट्स में पसंद है। मैंने पैरालंपिक्स 2018 में नेशनल लेवल तक खेला भी है, नेशनल वेल्ट टेस्ट भी मतलब मुझे रहने का ऐसे चांस मिला। और इसके अलावा मतलब लॉन्ग जंप और जेवलिन थ्रो में मैंने पार्ट लिया था। जेवलिन थ्रो में स्टेट में गोल्ड मेडल था और लॉन्ग जंप में स्टेट में सिल्वर था और फिर नेशनल में लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल था। तो ये सब तो था ही, पर क्रिकेट मुझे इन जनरल बहुत पसंद है, चाहे वो देखना हो या चाहे खेलना हो। स्टेट तक मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट्स में से खेला भी है, स्कूल लेवल पे तो खेलते ही थे डेली। मूवीज भी मुझे बहुत पसंद है, बॉलीवुड मूवीज स्पेसिफिकली। और तो सर बाकी तो फिटनेस रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है करना। अभी तो आपने जुडिशरी में लॉन्ग जंप मार के गोल्ड ले लिया है, तो सर अब वन लाइनर थोड़े से सवाल हैं सिद्धार्थ। यस फेवरेट डिश? सर ये वन लाइनर ही तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मेरे को तो लगता है कि बहुत सारे डिशेस है, किसका नाम लूं किसका नहीं लूं। मोस्ट फेवरेट विच यू कैन नॉट रेजिस्ट? आइसक्रीम्स। फेवरेट ऑथर? मैंने रिसेंटली बुक पढ़ी है अक्षत गुप्ता सर की, तो मतलब ऐसा नो फेवरेट। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि किसी ने भी बुक इतनी मेहनत से लिखी है, तो मेरे को बहुत प्यारा लगता है उनका पढ़ना। बट रिसेंट में मैंने बुक पढ़ी है अक्षत गुप्ता सर। फेवरेट बुक? कोई भी सिलेबस बुक या फिर नॉर्मल बुक? एनीथिंग। सर ये फेवरेट बहुत दिक्कत देता है। ठीक है, तो मैंने
अभी रिसेंट वाली बुक पढ़ी है तो मेरे को बहुत प्यारी लगी है, द हिंदू, मतलब ठीक है सर, एमपी जैन की जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे जो बुक है वो मुझे बहुत पसंद आती है, क्योंकि वो बहुत वास्ट है, बहुत डिटेल्ड है और हर चीज उसमें बहुत अच्छे से समझाई गई फेवरेट न्यूज़पेपर? है। हिंदू, द हिंदू। एक पर्सन जिससे आप मिलना चाहते हैं और अभी मिल नहीं पाए? सर बहुत सारे हैं बट हाँ, जैसे शिवा चंद्रचूड़ सर से मैं जरूर मिलना चाहता हूँ। ये सपना तो आपका बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। फेवरेट प्लेस जहां बार बार जाने का दिल करता हो, दिल धड़कता हो? कोई भी शांत जगह है, थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट हो और मतलब थोड़ा ऐसे ग्रीनरी हो, थोड़ा पानी टाइप हो, कोई भी जगह ऐसी वो चलता है। मेरे गांव आ जाओ, यहाँ मेरे गाँव में बहुत अच्छा ऐसा एनवायरनमेंट है। सेम हियर, यहाँ रिवर नदी है, बहुत ग्रीनरी है, हिमाचल के बिल्कुल पास है पठानकोट में, तो बहुत ही उत्तर प्रदेश घूमने के लिए। यस सर। चलिए, फेवरेट एक्टर? सर अब तो नए नए आ गए हैं बहुत सारे, राजकुमार सर भी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और मतलब पहले ही मुझे अक्षय कुमार सर भी बहुत पसंद थे, और बाकी मतलब इन जनरल सबकी एक्टिंग अच्छी लगती है। फेवरेट एक्ट्रेस? अनुष्का शर्मा मैम। स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन? इंक्लूसिव एजुकेशन। जुडिशरी और स्पोर्ट्स? जुडिशरी सर। जुडिशरी या पॉलिटिक्स? जुडिशरी सर। डिसेबिलिटी कम्युनिटी के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज? प्री कंसीव बायसेस सर। एक चीज जो सिद्धार्थ शर्मा को मौका मिले चेंज करने की, वो चेंज करेंगे? इन टर्म्स ऑफ लॉ और एनीथिंग, जनरल? एनीथिंग। वैसे तो मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ, लेकिन एनीथिंग। लॉ वाला मैं फॉलो अप ले लूंगा आपसे। नहीं, मुझे तो ये लगता है कि हम सोसाइटी को जितना बेटर बनाने के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं, तो उसमें जो मेन रोल है, मुझे लगता है कि डिसेबिलिटी पर से इज नॉट ए बिग थिंग, पर वो जो उसको लेकर जो प्री कंसीव बायसेस हैं वो ज्यादा इश्यूज क्रिएट करते हैं। तो अगर वो सब कुछ चेंज हो पाए धीरे धीरे, वो एक दिन में चेंज नहीं होगा, पर वो धीरे धीरे अगर चेंज हो पाए तो वो मैं जरूर करना चाहूंगा। और at least सोसाइटी मेरा में हो सकता जी, है, मैं उतना चाहूंगा। लॉ में भी बता दीजिए, आप बोल रहे थे लॉ में एक चीज चेंज करनी पड़ी तो? लॉ में एक चीज बड़ी तो ठीक है सर, अभी तो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है वो केस, जिसमें मुझे लगता था अभी राजीव रचौरी सर वाला केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने किया है ये कि वो जो गाइडलाइंस जितने भी हैं डिसेबिलिटी सेक्टर को लेकर पर्टिकुलरली, तो उनके वायलेशन को थोड़ा सीरियस मतलब हमें लेना होगा, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अभी कर रहेगा वो पेंडिंग केस। सोसाइटी में ज्यादा क्या प्रिवेलेंट है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को लेके? स्टिग्मा या लैक ऑफ अवेयरनेस? सर दोनों का रोल है, स्टिग्मा कुछ हद तक है लेकिन ज्यादातर लैक ऑफ अवेयरनेस है। फेवरेट मंत्रा? सर सक्सेस मंत्रा, मतलब सर, नॉट रिलीजन मंत्रा, सक्सेस करते मंत्रा। रहो बस, कंसिस्टेंटली लगे रहो, और फेलियर्स हो या फिर सक्सेस, मतलब रुको मत, चलते रहो, सिंपल बोलना सर। म्यूजिक का भी शौक है आपको? यस सर, सुनना पसंद है सर। फेवरेट सॉन्ग? ये फेवरेट्स यस सर, तो मेरे को सभी मतलब जैसे अरिजीत सिंह सर के सॉन्ग्स हो गए, या फिर आतिफ असलम सर के सॉन्ग्स हो गए, या फिर हिप हॉप में भी बादशाह सर हो गए या हनी सिंह सर हो गए, इन सबके गाने बहुत बढ़िया लगते हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो सब कर सकते हैं, और ज्यादा कुछ लगता नहीं है, इतना लगता है कि हम बस चलते रहें, और जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको एकदम सीरियसनेस के साथ, और साथ में जॉयफुलनेस के साथ भी, ज्यादा सीरियसनेस भी अच्छी नहीं होती है, बट कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते रहें और लगे रहें, सब कुछ होता है। कुछ ऐसा जो मैंने आपसे नहीं पूछा और आपने सोचा हो कि मुझे इस पॉडकास्ट में लोगों तक कन्वे करना है? नहीं सर, आपने बहुत अच्छे से इंटरव्यू किया और बहुत अच्छे से सारे सवाल कवर किए, मतलब मैं तो ग्रेटफुल हूँ कि आपने इतना पूरा डिस्क्रिप्टिवली सब चीजें पूछी और सब चीजें रखने का चांस दिया। थैंक यू सिद्धार्थ जी, बहुत मजा आया और बहुत खुश हैं हम, प्राउड फील कर रहे हैं, और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, लेकिन जैसे हमने इंटरव्यू में कहा कि रोल आपका अलग हो जाएगा, अब आप पूरे देश के हैं, जुडिशरी के हैं, और हर तरह से आपके सामने चैलेंज आएंगे, हर तरह से आप बखूबी उनको निभाएंगे भी। आपको, आपकी फैमिली को बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। तो लिसनर्स, बात की आज हमने सिद्धार्थ शर्मा साहब से, जो सिविल जज बन गए हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जयपुर से आते हैं, बहुत यंग हैं, बहुत इंस्पिरेशन आपको मिली होगी। उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से आने वाले सालों में हमें और सिविल जज मिलेंगे, और इसी तरह हमारी कम्युनिटी को, हमारे देश को एम्पावर करते रहेंगे। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ, डिसेबिलिटी के किसी और टॉपिक पर।
दीजिए अपने दोस्त दानिश महाजन को इजाजत। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। Hi, I'm Rajkumar Rao on Radio Udan, where every story shines bright. Join me in embracing diversity, spreading kindness, and celebrating the beauty of every individual. Together, we can make the world a more inclusive place. Keep tuning in.